Good morning, students. Today, in our economics lecture of plus 2 class, we are going to do chapter number 7 from our first book, that is Introductory Macroeconomics, and the name of the chapter is Aggregate Demand, Aggregate Supply, and Related Concepts, in which we are going to do the concept of aggregate demands and components of aggregate demand. Number first, what is the concept of aggregate demand? Firstly, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड जो ओवरऑल डिमांड को कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एडी. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन नीड टू बी नोटेड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट, कुछ पॉइंट्स जो हैं उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा. डेट इज़, aggregate demand doesn't refer to the demand for any particular good or service in the markets. It refers to the demand of all goods and for all goods and services in the economy. एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर गुड की क्या डिमांड है मार्केट में या उसकी क्या सप्लाई है, बल्कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है ओवरऑल गुड्स की क्या डिमांड चल रही है, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की इकॉनमी में क्या डिमांड चल रही है. Aggregate demand is often measured for a period of accounting year, so it is a flow concept. एग्रीगेट डिमांड जो है पूरे जो अकाउंटिंग ईयर है, जो एक साल का टाइम पीरियड होता है अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर की मार्च तक, उसकी बात की जाती है कि पूरे साल में कितनी डिमांड हो रही है. एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू द जनरल प्राइस लेवल इन द इकॉनमी. एग्रीगेट डिमांड जो मेज़र की जाती है वो जनरल प्राइस लेवल जो है इकॉनमी में जो जनरल प्राइस लेवल चल रहा है उसके ध्यान में रख के की जाती है विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. और इनकम, लोगों का लेवल ऑफ इनकम क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है इसमें. If aggregate demand is related to the general price level, we shall find negative relationship between the price level and aggregate demand. कहते हैं कि अगर हम जनरल प्राइस लेवल को ध्यान में रख के चलें तो एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. मतलब जब एक चीज़ प्राइजेस इंक्रीज़ होते हैं तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है. सो डैट एग्रीगेट डिमांड स्लॉप्स डाउनवर्ड. इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड जो है वो डाउनवर्ड स्लॉप करेगा. ऑन द अदर हैंड, इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज़ रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, अगर एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेवल ऑफ इनकम के साथ मेज़र करें तो उन दोनों के बीच में जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होगा और एग्रीगेट डिमांड जो है उसका स्लॉप अपवर्ड होगा. At the plus 2 level, we study aggregate demand only in the relation to the level of income, so that aggregate demand rises with the level of income rises in the economy. इसमें हम अब प्लस 2 में आपको सिर्फ एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम लेवल के साथ रिलेटेड है कि हमने जो उसका रिलेशनशिप इनकम के साथ पढ़ना है. तो इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे इनकम घटेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. एग्रीगेट डिमांड इज़ मेजर्ड नॉट एज द सम ऑफ टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ of goods demanded in the economy. In fact, it is not possible to do so. Aggregate demand is always measured in terms of total expenditure on the goods and services. क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का मतलब ये नहीं है, मतलब उसे ऐसे नहीं मेज़र किया जाता कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी सेल हुई है, कितने हमने टेबल सेल किए हैं, कितनी हमने चेयर सेल किए, इसके अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड को मेज़र नहीं किया जाता, बल्कि हम एग्रीगेट डिमांड को मेज़र करने का जो मेथड है वो टोटल एक्सपेंडिचर पे के अकॉर्डिंग होता है कि टोटल गुड्स और सर्विसेज पे टोटल कितना खर्चा किया जा रहा है. एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. जो एग्रीगेट डिमांड को जो कैलकुलेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो किस पे एक्सप्रेस होता है कि लोग कितनी लेवल ऑफ इनकम पे जो पैसे हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ पे खर्चने को तैयार हैं. नेवर इंटरप्रेट एग्रीगेट डिमांड एज व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी. अब इसमें ये चीज़ नहीं है कि एक्चुअली वो कितना उस पर स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि वो कितना विश करते हैं इस पर स्पेंड करने का. सपोज़ कि एक टेबल है, मैं उस पर 300 रुपीज़ इन्वेस्ट करने का सोच सकती हूँ, पर एक्चुअली मैंने उसे कितने में ख़रीदा वो हमने नहीं देखना, बल्कि हमने ये देखना कि मैं उस पर कितना खर्च करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है. दस एग्रीगेट डिमांड इज़ द सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकॉनमी. सो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि लोग जो है, जो पीपल हैं, वो टोटल खर्चा कितना हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने पे और लोग कितने जो है पैसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करने में खर्च करने को तैयार हैं. ठीक है.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल टेबल को कहा जाता है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जब किसी पर्सन की इनकम ज़ीरो है तब भी कोई पर्सन जो है, कोई फैमिली जो है, वो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता ही होता है। अगर सपोज़ कि कोई पर्सन बिल्कुल भी कमा नहीं रहा या कोई फैमिली बिल्कुल भी अर्न नहीं कर रही तो भी वो अपने गुजारे के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करेगी। कम से कम खाने के लिए तो खर्चा करेगी ही, चाहे वो किसी से बोरो करके क्यों ना करे, पर खाने पे वो खर्चा करेगी। जो उनके एसेंशियल गुड्स हैं उन्हें वो परचेज़ करेंगे। फिर उसके बाद बताया गया है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती जा रही है उनका एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। फिर एक लेवल के बाद जितनी इनकम है एक्सपेंडिचर जो है उतना ही हो जाता है, और उसके बाद उस लेवल को अचीव करने के बाद इनकम जो है वो हायर रेट से इंक्रीज़ होती जा रही है और एग्रीगेट डिमांड जो है उसके कंपैरेटिवली उतनी हाई रेट से इंक्रीज़ नहीं होता। यह आपको डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। जो आपकी ये डार्क ब्लू लाइन है, रॉयल ब्लू लाइन है, ये आपको इनकम शो कर रही है। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे इनकम और जीडीपी है और वाई एक्सिस पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड रिप्रेजेंट की गई है। जो ये ओवर लाइन है ये आपको इनकम बता रही है, जो कि 45 डिग्री का एंगल है, एंगल्स बता रही है। और इसमें बताया गया जो ये ब्लू लाइन है ये आपको कंजप्शन और प्लस इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही है, एग्रीगेट डिमांड के बारे में बता रहे हैं कि जब इनकम ज़ीरो है तब भी सोसाइटी में कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होता रहता है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये इन्वेस्टमेंट बता रही है कि कुछ जो रिचर पर्सन है वो अपना कुछ पार्ट जो है इन्वेस्ट करते ही रहते हैं हर लेवल ऑफ इनकम पे। ठीक है, तो फिर ये क्या बता रहे हैं कि वाई लाइन जो है इनकम के साथ जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। जब इनकम ज़ीरो थी तब लोग जो है 30 यूनिट्स जो है वो एक्सपेंडिचर पे करते थे, 30 यूनिट्स जो है वो खर्चते थे। जब इनकम 20 हो गई, इनकम इंक्रीज़ हो गई तो एक्सपेंडिचर भी 35 हो गया, पहले से बढ़ गया। फिर एक पॉइंट के बाद जो है इनकम और एक्सपेंडिचर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनकम अपने जो रेगुलर रेट पे बढ़ती जाती है और एक्सपेंडिचर जो है उससे कम रेट पे इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों एक्सपेंडिचर क्यों इनकम के साथ उतना ही नहीं बढ़ता? बिकॉज़ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो लोग हैं जब उनकी इनकम जो है अपने खर्चे पूरे करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसे वो सेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो बाकी ये जो डिफरेंस है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी थी एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल टेबल और एग्रीगेट डिमांड का कर्व डायग्राम। ओके, नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Components of aggregate demand are discussed with the reference of closed economy and open economy। क्या है कि एग्रीगेट डिमांड को हम जो इसके कंपोनेंट्स हैं उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्लोज्ड इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम उसे डिफाइन करेंगे, एक ओपन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग हम उसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं क्लोज्ड इकोनॉमी की। अ क्लोज्ड इकोनॉमी में भी 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी और 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। जो क्लोज्ड इकोनॉमी ये 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी भी हो सकती है, 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी भी हो सकती है। 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में दो ही सेक्टर्स होते हैं, एक होती है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और दूसरी होती है प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है कि जो अपने गुजारे के लिए जो खर्चा कर रहे हैं, हम जैसे लोग जो हैं जो रोटी कपड़ा मकान पे खर्चा कर रहे हैं, डेट इज़ नोन एज हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, और सेकंड क्या आ गया, प्रोड्यूसर सेक्टर जो इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस पे जो इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, दो सेक्टर्स होते हैं। स्पेशली देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्टर इन दिस इकॉनमी। इस तरह की इकॉनमी में कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होता। हाउस होल्ड सेक्टर परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन, अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो भी सामान खरीदते हैं उसे कंज्यूम कर लेते हैं, सो इस तरह के खर्चे को कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूस गुड्स फॉर परचेज फॉर पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब प्रोड्यूसर्स जो है वो गुड्स परचेज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। अकॉर्डिंगली देयर एक्सपेंडिचर इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसी वजह से उनके जो खर्चे हैं उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर्स इकॉनमी, 3 सेक्टर्स क्लोज्ड इकॉनमी। अब इसमें 3 सेक्टर्स आ जाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्लूडिंग बोथ कंजप्शन एज वेल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो है वो खुद के लिए भी कंज्यूम करती है, खुद के कंजप्शन के लिए गुड्स परचेज करती है और
सोसाइटी में उसका सोशल वेलफेयर के लिए भी, जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी गुड्स परचेज़ करती है। सो इसमें दोनों आएंगी, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो है ऑन द परचेज ऑफ फूड क्लोथ्स फॉर डिफेंस फोर्सेस, तो ये किस में आ गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा कि ऑल्सो गवर्नमेंट मेक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सच एज एक्सपेंडिचर ऑन रोड्स ब्रिजेस एट्सेट्रा। जो गवर्नमेंट जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, एक तो हो गया डिफेंस फोर्सेस के लिए जो एक्सपेंडिचर कर रही है, और दूसरा क्या आ गया, जो रोड्स या ब्रिजेस बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो खर्चे कर रही है, वो दोनों तरह के खर्चे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, जो रोड्स और बिल्डिंग्स वगैरह पे खर्चे कर रही है वो कौन से हो गए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो डिफेंस फोर्सेस के लिए फूड क्लोथ्स वगैरह जो उनके बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्चा कर रही है, वो क्या हो गई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे 3 सेक्टर्स में को क्या हो गया, C + I + G। नेक्स्ट इज अ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन ओपन इकॉनमी। अब ओपन इकॉनमी में क्या होता है कि ये 3 सेक्टर्स तो सेम है, प्लस इसमें ओपन इकॉनमी है तो दूसरे जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके साथ भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो हेयर X रिप्रेजेंट एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स, M रिप्रेजेंट इम्पोर्ट्स। जो हम दूसरे देश के साथ एक्सपोर्ट करते हैं, उन्हें सामान बेचते हैं और उनसे हमें फ़ंड्स आते हैं, जो पैसा आता है, और इम्पोर्ट्स हो गया जो हम बाहर से मंगवाते हैं, उन्हें सामान भेजते हैं। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास बच जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ओपन इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या आ जाता है, C + I + G + X - M। ये फॉर्मूले जो है आपने याद रखनी है, आपको आगे कई चैप्टर्स में यूज़ होंगे। ओके, इसी के साथ हमारा एग्रीगेट डिमांड का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। यू हैव टू गो थ्रू इट, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हम इसे नेक्स्ट जूम मीटिंग में इसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।